बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइंग फ़िज़िक्स। आज हम एनईटी के फ़िज़िक्स के कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। इसके अंदर वो कहता है कि वी हैव अ डिस्क एंड इट इज़ रोलिंग डाउन अ हिल जिसकी हाइट 3 इंटू 9.8 मीटर है एंड व्हेन इट रीचेज द बॉटम ऑफ द हिल वी हैव टू फाइंड इट्स स्पीड। तो नाउ वी नीड टू कंसिडर वन थिंग कि हमारे पास अगर डिस्क रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, सो इट मीन्स इट विल हैव टू मोशंस, एक तो उसकी रोलिंग एंड द अदर मोशन इज इट्स डाउनवर्ड मोशन। तो नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हमें बताता है? वो कहता है कि हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है गेन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। इन दिस केस वी हैव टू टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। एक हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वी नो कि हमारे पास जो लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास होगा mgh एंड वी हैव टू टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। वी नो कि हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल के केस में सिर्फ मैस का रोटेशनल एनालॉग जो है वो हमारे पास इनर्शिया वो हम पुट कर देते हैं और वी का जो रोटेशनल एनालॉग है यानी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। नाउ हमें पता है इन केस ऑफ डिस्क वी हैव आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर and omega is equal to, we know it is v by r. So now plugging in these value we will have 1 by 2 into half mr square into, for omega square we have v square over r square, similarly plus half mv square. So r square और r square तो आप इसमें कैंसिल हो गया. It means that we are left with 1 by 4 plus 1 by 2. We are taking mv square common. So mass is on the both side of this equation. So it means कि हमारे पास mass को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. So we are left with only v square. v square हमारे पास क्या आ जाएगा? v square हमारे पास आ जाएगा 4 by 3 gh की इक्वल. So we will just take the under root of this and we will plug in the value of g and height and we will find out कि हमारे पास जो velocity है वो at the bottom of this hill क्या होगी. So this is how we can solve this question. So moving forward towards the next question. The next question is again about the law of conservation of energy. इसके अंदर हमें क्या कहता है? we have different laws और वो laws consequence होते हैं different conservation laws के. So इस केस के अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि हमें ये बताना है कि लेंसेज कौन सा लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस है. सो आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स याद करनी होंगी. जैसे हमारे पास लेंसेज लॉ है, जैसे हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है, इस तरीके से बर्नौलीज इक्वेशन होती है. तो ये डिफरेंट लॉज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लाइक लेंसेज लॉ, बर्नौलीज इक्वेशन और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सिक्वेंसेज हैं. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात अगर हम करें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है हमारे पास वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का कॉन्सिक्वेंस है. एंड किरचॉफ्स करंट रूल इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, उसका कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास. सो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं और वो किसके कॉन्सिक्वेंस हैं ये चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी. कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ पेपर्स के अंदर ये रिपीटेटिवली पूछा जाता है. So moving forward to the third question. The third question is about the RC circuit. We have a RC circuit in which the resistance is 1000 ohms and its time constant is 2 seconds. Now we have to calculate its capacitance. So it is a very simple question. हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है जी कैपेसिटेंस आरसी सर्किट के अंदर प्रोडक्ट ऑफ आरसी जो होता है वो हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जो कि जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं ये हमारे पास टाइम पीरियड है. नाउ वी आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस and the value of resistance is 100 ohms, 1000 ohms. Similarly we have to find the value of capacitance and the value of time period is given which is 2. So we will just divide C
बाय 1000. सो इट मीन्स कि हमारे पास सी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 फैरेड्स. Capacitance is C into 10, 2 into 10 raised by minus 3 farads, but we have to show our answer in microfarads. So हम क्या करेंगे, we will multiply it by 10 raised by minus 3 and 10 raised by plus 3. So हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 रेज पावर माइनस 3 माइनस और 10 रेज पावर माइनस 3 को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास माइक्रो हो जाएगा. एंड 2 इंटू 10 रेज पावर प्लस 3 विल गिव 2000 into 2000 microfarad. So the right answer is not 200 microfarad, it is 2000 microfarad. So this is how we can solve this particular question. Now we can move forward towards the next question. The next question is from the nuclear physics. और इस क्वेश्चन के अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसका जो इनिशियल मास था वो 64 ग्राम्स था. एंड आफ्टर 20 डेज, जब 20 दिन गुजर गए तो उसका जो मास था वो ओनली 2 ग्राम रह गया. तो वी नीड टू फाइंड इट्स हाफ लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि हमारे पास इस टाइम के दौरान जब हमारे पास 64 ग्राम से 2 ग्राम तक मास चला गया तो कितनी हाफ लाइफ पास हो गई थी. एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि 20 दिन में अगर इतनी हाफ लाइफ पास हो गई हैं तो एक हाफ लाइफ का कितना टाइम हो सकता है. सो फॉर दैट वी नो एन इक्वेशन जो कि हमारे पास है, एक इक्वेशन जो कि हमारे पास है n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 रेज पर स्मॉल n. इसके अंदर ये जो n है ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर स्मॉल n हाफ लाइफ. स्मॉल n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ है और कैपिटल N इज़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. सो नाउ हमें गिवन क्या है कि इनिशियल अमाउंट हमारे पास 64 ग्राम्स था और फाइनल अमाउंट जो है वो 2 ग्राम्स था. तो 2 ग्राम्स हमारे पास था फाइनल अमाउंट, इनिशियल ग्राम मास था 64 ग्राम्स. एंड वी हैव टू फाइंड कि इस दौरान हमारे पास कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गुजर गई. सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, वी विल जस्ट डिवाइड 2/64 विच इज़ इक्वल टू 1/32 और ये हमारे पास इक्वल होगा 1/2 रेज पर n के. We know कि 32 is 2 raised per 5, so we can write it as 1/2 raised per 5 is equal to 1/2 raised per n. Now bases are same, so powers will be equal, so we can write n is equal to 5. It means कि जब वो हमारे पास मास 64 ग्राम से 2 ग्राम्स तक डीके हो गया तो उसके लिए हमारे पास 5 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी थी. नाउ 5 हाफ लाइफ्स कितने टाइम के अंदर गुजरी हैं, 20 डेज़ के अंदर. सो वी विल जस्ट डिवाइड 20/5 एंड वी विल फाइंड द टाइम फॉर द 1 हाफ लाइफ. सो डिवाइडिंग 20/5 gives us 4, so it means that 4 days will be the half life of that particular material. So this was the question. The next question is about the work done. हमारे पास फोर्स गिवन है और दो हमारे पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. हमने फाइंड करना है कि हमारे पास वर्क डन इस दौरान कितना होगा. सो वी नो कि वर्क डन हमारे पास बेसिकली होता क्या है, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ फोर्स इज गिवन बट वी वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस फर्स्ट पॉइंट एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पॉइंट एंड वी विल सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सेकंड पोजीशन वेक्टर टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कि बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की. सो हाउ वी विल डू इट, हमारे पास लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट डी जो है वो हमारे पास फाइनल पॉइंट का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो होगा. वी नो कि जो जब ब्रैकेट्स में हमें दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास जो होता है वाई कोऑर्डिनेट को शो करता है. सो इट विल बी इक्वल टू 6i + 5j माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2i + 3j. सो नाउ हमारे पास ये वेक्टर क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास बन जाएगा 6i - 2i it will be 4i and 5i - 3i it will be 2j. 5j - 3j it will be 2j. So now we can find work is equal to force into displacement and plugging in the values of force and displacement we have 2i + j
dot 4i plus 2j. So now it will be equal to वी नो कि हम x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस y कंपोनेंट को y से. सो इट विल बी 2 इंटू 4 8 प्लस 2 इंटू 1 it will be 2. So the answer for this question is plus 10 joule. So this is how we can find out the work done for this particular question. Now we can move forward towards the next question. The next question is there is a wire और उसकी resistance 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गिवन है और हमने उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड करना है. फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट कि हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है. टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है कि पर केल्विन अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं किसी भी मटेरियल की तो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर उसका क्या अफेक्ट पड़ता है. तो मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस एज अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट over R naught into T. Now what is RT and R naught? RT is the resistance at temperature T. Resistance at temperature T. R naught is resistance at 0 degree or 0 Kelvin and T is the temperature difference. Now consider this case. इस केस के अंदर हमारे पास temperature difference कितना है 100 degree centigrade and 0 degree centigrade. This is the final temperature and initial temperature. इसको हम convert कर लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 373 केल्विन राइट एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 273 केल्विन. सो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 100 केल्विन. सिमिलरली आर टी माइनस आर नॉट हमारे पास आर टी इज़ गिवन कि हमारे पास एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ 200 ohms and at 0 degree centigrade it is 100 ohms. So RT minus R alpha will be equal to 200 which is RT minus 100 which is R naught divided by 100 which is again the value of R naught and the value of temperature is also 100. So it will be equal to 1 by 100 or 0.01 Kelvin. So this is how we can find out the solution to this particular question. The next question is about the electric flux. काफ़ी रिपीट होता है इस तरह के questions. It is asked that we have a charge which is placed at the center of a cube and हमने उस क्यूब की एक फेस से या एक वाल से गुजरता हुआ फ्लक्स बताना है. सो यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर एरिया. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमें ये भी पता है कि फ्लक्स हमारे पास क्या होता है. अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इट इज़ जनरली इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन इट. नाउ इन दिस केस हमारे पास क्यूब के अंदर जो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड है वो है लेट्स सपोज क्यू. सो इट मीन्स कि उसके जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू. हमें ये भी मालूम है कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो हमारे पास इक्वली और रेडियली आउटवर्ड होता है. तो अगर फ्लक्स हमारे पास रेडियली आउटवर्ड है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे पास तो इट मीन्स कि जो सारे के सारे फेसेस हैं उन सब में से इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी. सो इट मीन्स कि अगर हमने एक फेस की फ्लक्स फाइंड करना है सो वी विल जस्ट डिवाइड इट बाय 6 एंड वी विल फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू वन फेस. डू रिमेंबर कि ये Q जो है ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस है. So this is how we can work with this problem. Now moving forward towards the question 8. Question 8 is again from the nuclear physics और इसके अंदर हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास एक यूरेनियम की क्वांटिटी है जो इनिशियली 400 ग्राम्स थी. So now we have to find the half life of we have to find that after 3 half lives हमारे पास यूरेनियम की कितनी अमाउंट लेफ्ट होगी इस केस के अंदर. सो वी नो अगेन वी विल यूज़ द सेम फार्मूला विच वाज n इज इक्वल टू 1 by 2 raised per small n times
एन नॉट। तो हमें पता है कि इस केस के अंदर हमने ये एन फाइंड करना है कि कितना अमाउंट लेफ्ट होगा कितने टाइम बाद, आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स। So small n is 3 and the initial amount is given. So we will just do it like this. We will have 1 by 2 raised power 3 and n naught is given which is 400 grams. So we also know कि हमारे पास 1 by 2 raised power 3 किस चीज़ की इक्वल होता है, 1 by 8 की इक्वल, 1 by 8 into 400 and this will give us 400 and this will give us 50. So आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ यूरेनियम दैट विल बी लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स विल बी 50 grams. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको आप वैसे भी देख सकते हैं कैसे. फॉर एग्जांपल आपके पास 400 grams थे. वी नो द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ. हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसके अंदर आपके पास कोई भी मटेरियल रिड्यूस हो जाता है टू इट्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट. तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 400 जो है वो 200 grams रह जाएगा. आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ 200 grams जो है वो 100 grams रह जाएगा. एंड आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ जो 100 gram है वो आपके पास कितना रह जाएगा, 50 grams. सो दिस इज हाउ वी कैन टैकल सच क्वेश्चंस. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. अक्सर पूछा जाता है. वी कैन जस्ट मेमोराइज इट एंड वी कैन सॉल्व इट एज वेल. आपने याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 40.6 होती है एंड फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 81.2 होती है. तो हम ये देख भी लेते हैं कि हमारे पास ये एफिशिएंसी 40.6 और हमारे पास ये 81.2 कैसे होती है. सो फॉर दैट वी मस्ट नो कि एफिशिएंसी होती क्या है इन केस ऑफ रेक्टिफायर. एफिशिएंसी हमारे पास होती है इन केस ऑफ रेक्टिफायर डीसी पावर द रेशो ऑफ डीसी पावर टू द रेशो ऑफ एसी पावर. वैसे भी हमें पता है कि हमारे पास एफिशिएंसी जो होती है वो आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर होती है. तो इस केस के अंदर हमारे पास आउटपुट वी नो के रेक्टिफायर क्या करता है. रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू डीसी. सो इट मीन्स कि आउटपुट जो हमारे पास होगी पावर वो डीसी होगी और इनपुट जो होगी वो एसी होगी. जनरली वी नो कि पावर किस चीज़ की इक्वल होती है, पी इज इक्वल टू वी आई और P is equal to V square by R और I square R. तो ये पावर के कुछ फार्मूले होते हैं. हम देखते हैं कि DC पावर क्या होती है और AC पावर क्या होती है. तो DC पावर जो होती है वो हमारे पास होती है V DC square over R and AC power will be equal to V RMS. We know that हम AC के अंदर जो वोल्टेज की वैल्यू लेते हैं वो RMS का स्क्वायर लेते हैं ओवर R. नाउ हमें पता है कि ये इन दोनों केसेस में R क्या है, R विल बी लोड रेजिस्टेंस एंड इट विल रिमेन सेम इन बोथ केसेस. नाउ जब हम इसकी वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे इन द इक्वेशन ऑफ एफिशिएंसी तो R एंड R विल बी कैंसल्ड आउट. वी विल बी लेफ्ट विद VDC स्क्वायर डिवाइडेड बाय VRMS स्क्वायर. नाउ हम ये देखते हैं कि VDC स्क्वायर क्या होता है और VRMS स्क्वायर क्या होता है. जो VDC स्क्वायर होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है V एवरेज और इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा और इसका फार्मूला होता है हमारे पास V पीक डिवाइडेड बाय आई गेस पाई. यस, इन दिस केस in case of half wave rectifier it is Vp divided by pi. एंड सिमिलरली जो VRMS होता है, सिंपल VRMS जो होता है वो हमारे पास होता है Vp डिवाइड बाय √2. नाउ वी कैन प्लग इन द वैल्यूज़ और उसका हम स्क्वायर जब हम लेंगे इस एफिशिएंसी की इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और उसके जब हम स्क्वायर लेंगे तो वी विल फाइंड आउट कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी 40.6 होगी. अब फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 81.2 क्यों होती है, क्योंकि फॉर फुल वेव रेक्टिफायर वी मस्ट नो कि उस केस में हमारे पास जो एवरेज होती है वी एवरेज वो हमारे पास 2 टाइम्स वी पीक डिवाइडेड बाय पाई होता है. तो जब हम इसके अंदर 2 टाइम्स Vp और पाई प्लग इन करते हैं तो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी जो होती है वो 2 टाइम्स हो जाती है एज कम्पेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर. So we can solve such question like this. Now moving forward towards the next question. The next question is about
the Cp and Cv, what are these? Basically Cp is specific heat capacity at constant pressure, and Cv is specific heat capacity at constant volume. And we have to we are given with the values of Cp and Cv, and we have to find the gas constant. जनरली आपको मैं एक फार्मूला सिंपल बता देता हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता क्या है. फार्मूला हमारे पास होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. हम डायरेक्टली, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो हम डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. इट विल बी 10 माइनस 7 एंड R विल बी इक्वल टू, सो R विल बी इक्वल टू 3. 10 माइनस 7 विल बी इक्वल टू 3. लेकिन मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता कैसे है. सो फॉर दैट यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. वी नो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन. ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन होती है. जनरली वी राइट इट एज Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 Kelvin. Now if we are doing it at constant volume, we will have QV is equal to CV delta T. Now we can use the first law of thermodynamics, और वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि जो the amount of total heat added है वो इक्वल होती है change in internal energy प्लस वर्क डन की इक्वल होती है. नाउ वी नो कि वर्क डन हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है? वर्क डन इक्वल होता है P डेल V. वी आर डूइंग इट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो इट मीन्स कि हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा. अगर चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा तो सो वर्क डन विल आल्सो बी ज़ीरो. सो इन दिस केस QV विल बी इक्वल टू डेल्टा U. सो वी हैव सीन कि QV ऊपर क्या था? वो हमारे पास इक्वल था CV डेल्टा T के. नाउ हम केस ले लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर का. अब कांस्टेंट प्रेशर के केस में हमारे पास क्या होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास जो QP है वो हमारे पास होगा CP डेल्टा T के. नाउ अगेन वी कैन यूज द सेम फार्मूला, द फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो उसके मुताबिक क्या होगा? QP विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन. सो नाउ इन दिस केस वर्क डन कैन नॉट बी ज़ीरो. हमें QP की वैल्यू पुट करनी है. QP की वैल्यू होगी, हमने यहाँ पे फाइंड की CP डेल्टा T. सिमिलरली हमारे पास डेल्टा U की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी जो कि थी CV डेल्टा T की इक्वल, प्लस जो हमारे पास वर्क डन है वो होगा P डेल V. नाउ हमें पता है कि इन केस ऑफ आइडियल गैस for 1 mole of gas PV is equal to RT, or generally we write it as PV is equal to nRT. Now R is the constant here, so we can write कि P del V जो है हमारे पास वो हमारे पास होगा R del T, because R cannot be changed, so we are just taking this small delta for temperature. So we can rewrite the above equation as CP delta T is equal to CV delta T plus R delta T. Now taking delta T common and cancelling it out with the delta T of this other side of the equation, we are left with CP minus, taking the CV on the other side of this equation, minus CV is equal to R. So this is how we can solve this particular concept. और इसके अंदर आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि in this equation implies that CP will always be greater than CV. Why? Because we know that R is a constant with a positive value. So हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ और सिर्फ R की तब ही आ सकती है जब CP जो है वो हमारे पास CV से greater हो. So it means that CP will always be greater than CV. It can never be less than CV. So you have to keep this point in your mind as well. I guess the video is getting too long. So for the next question I guess we should continue with the next video. So next video tak take care and till then Allah Hafiz.